हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये नेट 2024 का पेपर है जो कि अभी हाल ही में आपका हुआ है कक्षा 7 का सेट नंबर सी। और इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेपर का संपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए देर ना करते हुए इस प्रश्न पत्र को हम शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 3 तक का उत्तर देना है। पद्यांश आपका इस प्रकार से है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा, सबकी कहीं भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी थकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पद्यांश दे रखा है। अब आइए इस पे हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उक्त पद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कर्मवीर, दूसरा ऑप्शन है परमवीर, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर और चौथा ऑप्शन है मर्मवीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए, कर्मवीर। अगला प्रश्न है कर्मठ लोगों की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको बताना है जो कर्मठ लोग होते हैं उनकी क्या विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है समय का सदुपयोग करना, दूसरा है अपना काम लगन से करना, तीसरा है समय को नष्ट करना, चौथा ऑप्शन है अपना काम समय से करना। तो आपको पता होगा जो कर्मठ लोग होते हैं उस समय का सदुपयोग करते हैं, अपना काम लगन से करते हैं और अपना काम समय से करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है वे अपना समय नष्ट नहीं करते थे। ये आपसे पूछा था कि विशेषता नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कर्मठ शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। पहला ऑप्शन है कर्मठी, दूसरा ऑप्शन है कर्मठता, तीसरा ऑप्शन है कर्मठपन और चौथा ऑप्शन है कर्मवीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ता प्रत्यय यहाँ पे कर्मठ में ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई गई, इससे बना हुआ है कर्मठता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भविष्य काल में है। पहला ऑप्शन है राम घर जाता है, दूसरा ऑप्शन है राम घर गया, तीसरा ऑप्शन है राम घर जाएगा और चौथा ऑप्शन है राम घर में है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह वर्तमान काल में है, ये राम घर गया यानी कि भूतकाल में हो गया, राम घर जाएगा यही आपका भविष्य काल में होगा, मतलब अभी जाएगा। तो आगे की मतलब भविष्य की बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मंटू की शरारत पर अध्यापक ने डांट लगाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा। नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश है, इसका सही मुहावरा क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ने का। पहला ऑप्शन है हृदय लगाना, दूसरा ऑप्शन है मुस्कान लुप्त होना, तीसरा ऑप्शन है आंख चुराना और चौथा ऑप्शन है टस से मस ना होना। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टस से मस ना होना। अगला प्रश्न है कुशाग्र ने अपने अतिथियों का स्वागत किया। रेखांकित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है, स्वागत। तो आपको पता है उपसर्ग जो लगता है वो हमेशा जो मूल शब्द होते हैं, ध्यान में रखेंगे जो मूल शब्द होते हैं मूल शब्द के पहले आपका उपसर्ग लगता है और मूल शब्द के पीछे आपका प्रत्यय जुड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों में क्या अंतर होता है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ता है और उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ता है। इसलिए स्वागत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो लिखा जाता है सुस्वागत। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कौन स्वागत का अगर हम देखते हैं उपसर्ग कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्व, दूसरा है श्वा, तीसरा ऑप्शन है शु और चौथा है आगत, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौवा पेड़ पर बैठा है। वाक्य में कौन सा कारक है। तो पेड़ पर, यहाँ पे पर शब्द आ रहा है, तो आप देखते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, तो में पर अगर आपको किस में मिलता है, अधिकरण में मिलता है, अधिकरण कारक में
में पर देखने को मिलता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन अधिकरण वाला है, इसलिए उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा था करण, दूसरा ऑप्शन संप्रदान, तीसरा ऑप्शन है अपादान। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में आप कारक चिन्ह देखते हैं कौन सा आता है, में और पर आता है। अगला प्रश्न है कि हरया शब्द रूप में वचन है। जो यहाँ पे हरया शब्द दे रखा है उसका एक किस वचन का है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहुवचन का, दूसरा ऑप्शन है द्विवचन का, तीसरा ऑप्शन है एक वचन का और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बहुवचन का है, जैसे बालक, बालको, बालका। तो तीसरा वाला जो आपका रहा है ये बहुवचन में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरया शब्द बहुवचन में होगा। प्रश्न नंबर 9 है वीरों का कैसा हो बसंत, पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। पहला ऑप्शन है अमीरों का पराक्रम, दूसरा है वीरों का पराक्रम, तीसरा ऑप्शन है गरीबों का पराक्रम और चौथा है मानव का पराक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा, वीरों का पराक्रम। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई ये कविता थी, बहुत अच्छी थी, वीरों का कैसा हो बसंत। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर कहते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। पहला ऑप्शन दे रखा है भाववाचक संज्ञा का, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो कभी भी किसी जाति के बारे में बात की जाती है, जैसे कि जो स्टेशन मास्टर आते हैं तो पूरे जितने भी भारत या कहीं के भी स्टेशन मास्टर होते हैं सबकी बात की जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से मैथ के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके पेपर में इस प्रकार से मैथ के प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या के संबंध में सत्य कथन आपको निकालना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा है -5/7, माइनस का ये बोल रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो आप देख पा रहे होंगे माइनस से माइनस अगर काट देंगे क्या बचेगा, सिर्फ 5/7। तो ये ऋणात्मक आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये आपका धनात्मक हो जाता है, इसलिए पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा है क्या बोल रहा है कि प्रत्येक भिन्न भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जितने भी भिन्न आपको अगर 1/2 में लिख लीजिए, 2/3 में लिख लीजिए, ये सब क्या है सभी भिन्न संख्या ए परिमेय होती है। परिमेय कंडीशन क्या होता है कि कोई संख्या हमें किसके रूप में होना चाहिए, भिन्न, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो ये भिन्न आपका परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, इसलिए राइट आंसर आपको यहीं पे मिल गया। आगे भी देख लेते हैं, इसका राइट आंसर बी रहेगा। बोल रहा है कि सभी परिमेय संख्याएँ भिन्न होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी परिमेय संख्याएँ होंगी भिन्न होंगी, क्योंकि आपका 2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम 2 को भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं। अगर 2/1 अपने मन से लिख दिया तभी भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गई और ये भिन्न के रूप में भी हो गई, क्योंकि एक सम की संख्या में भाग करेंगे तो वो संख्या वही आ जाती है। जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ये सब क्या है परिमेय संख्या हो जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, इसी में चौथा पॉइंट दे रखा था कि 0 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो 0 एक आपका ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, क्योंकि 0 से नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक मिलेगा, 0 से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक मिलेगा, इसलिए ये बीच में आ जाता है, ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे 0 हमारा ना तो धनात्मक परिमेय संख्या में आएगा ना तो ऋणात्मक में आएगा, इसलिए ये पॉइंट नंबर 4 भी आपका कट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है यदि 2 परस्पर रेखाएं जो है 2 रेखाएं दे रखी हैं जो परस्पर संपाती हों, उनके बीच का कोण क्या होता है। तो यहाँ कहने का मतलब उसका यह है, अगर कोई रेखा इस प्रकार से खींची गई, दूसरी रेखा हम ले लेते हैं तो इसी के ऊपर एक और खींच देते हैं, तो बता रहा है कि इसके बीच का कोण क्या होता है। अगर हम इस प्रकार से काटते हैं तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, पर एक दूसरे के ऊपर अगर जाएंगे तो कोई, जैसे रेड वाले के ऊपर हमने ग्रीन वाला चला दिया तो क्या किसके बीच में कोई कोण दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो इसमें ध्यान रखना है ये कैसी होंगी, इसके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। संपाती होने का मतलब होता है उनके बीच में कोई कोण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इनके बीच का कोण पूछा था तो ठीक है।
आगे देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री। संपाती होने पर उनके बीच का कोण, जैसे आप देखते होंगे घड़ी की दो सुइयाँ एक दूसरे, मिनट वाली और घंटे वाली एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, लैप करती हैं, ओवरलैप कहते हैं इंग्लिश में, या इसको हिंदी में कहते हैं संपाती होना। तो इनके बीच का कोण कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो इनके बीच का एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, उसी प्रकार से इसमें पूछा गया था दो रेखाएं परस्पर संपाती होंगी, उनके बीच कितना कोण होगा, तो 0 डिग्री का कोण होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि संख्या रेखा पर -1/2 और 3/2 के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर हम संख्या रेखा पे देखते हैं तो 0 हमारा बीच में रहेगा, माइनस आपका 1/2 कहीं यहाँ पे आएगा 0 से पहले, और जो 3/2 होगा ये 1 के बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि आप 3/2 को अगर हम भाग करके देखेंगे तो 2 को 3 से भाग करिए तो 2 1 नम 2 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, यानी एक सही इसको लिख सकते हैं 1/2। तो एक तो हमें पूरा मिलेगा। तो कह रहा है कि इनके बीच कितनी पूर्ण संख्या होती हैं, तो 0 आपका पूर्ण संख्या हो गई और 1 हो गई, यानी इसके और इसके बीच में -1/2 और 3/2 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हो जाती हैं 2। क्योंकि पूर्ण संख्याओं का आप जानते हैं कितने शुरू होती हैं 0 से लेकर के 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलती है, इसलिए 0 भी आपका पूर्ण संख्या होगी 1 भी होगी। तो आपने देखा -1/2 और 3/2 के बीच में आपका 0 मिला था और 1 संख्या मिली थी, ये आपकी 2 पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इसलिए इसका राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है आपसे कि 35 की पावर 7 गुणे 35 की पावर 6 डिवाइड किया गया है और 35 की पावर 12 लिखा गया है। ठीक है, अब हम ध्यान में रखेंगे सबसे पहले क्या किया जाता है, इस वाले भाग वाले को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हम 35 अगर जब भाग रहता है तो नीचे में चला जाता है, ये 35 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 12 है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, 12 तो 6 में से 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, और 6 में से फिर क्योंकि हमको पता है a गुणे b कोई संख्या हो और घाते उसकी कुछ भी हो, तो ये दोनों क्या होती हैं, अगर आधार समान होता है a गुणे a होता है तो घाते जुड़ जाती है, अगर आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है। जैसे 35 बराबर है तो घाते अलग अलग हैं। अब हमने लास्ट में देखा 6 था, यहाँ पे 5, तो 6 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में से 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसलिए 35 की पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और 35 की पावर 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है, 35 की पावर जब 1 रहता है तो इस प्रकार से 35 भी ले सकते हैं, दोनों आंसर सही होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि 16,384 का आधार 4 के घातांकी संकेत में लिखने पर इसका घातीय रूप होगा। तो आप इसको कह सकते हैं, इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, काटेंगे तो इस प्रकार से आपको 4 की घात में लिखना होगा, किसकी घात में 4 की। आप डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं, तो इस प्रकार से करेंगे तो 4 की पावर इसमें 7 हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ध्यान रखिए, सी वाला सी हो जाएगा। करके देखिएगा, क्योंकि इसमें लंबा हो जाएगा तो इससे लंबा वीडियो भी बन जाएगा, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 16 में -3/8 और यहाँ पे x की पावर 4 है और y इसको गुणा किया जा रहा है 16 गुणे x इंटू y की पावर 2 है। तो 16 का हम पहले गिनती वाले कर लेते हैं, तो 8 से काट देंगे तो 8 में 16 बचेगा। अब ये बचा 2 का गुणा 3 में, तो 2 गुणा 3 में करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा। x का गुणा x में करोगे तो x की पावर यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और y की पावर यहाँ पे 2 है तो एक और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो माइनस का 6 है, x की पावर 5 और y की पावर 3, माइनस का 6 है, सॉरी 3 था यहाँ पे, 8 से काट लेंगे 16 यहाँ पे था, 8 दूना 16 हो जाएगा और 3 दूना 6, हाँ माइनस का 6 और x की पावर 3 5 और y की पावर 3, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में सही सूत्र है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगर आप लाभ कहीं पे देखते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कैसे निकाला जाता है, तो अगर विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, कितने में अपन बेचा था कितने में ख़रीदा था, तभी तो आपको लाभ पता चलेगा। यही कंडीशन यहाँ पे विक्रय मूल्य को एक तरफ रख करके
उसने क्या किया, क्रय मूल्य को लाभ के इधर लेकर के आया, तो यानी लाभ प्लस क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, या क्रय मूल्य प्लस लाभ हो गया। तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जो फार्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। और आप इसमें देखे जाएंगे ये वाला फार्मूला तो बिल्कुल भी गलत होता है साधारण ब्याज का। इसमें मूलधन गुणे दर होता है, मिश्र धन के स्थान पे क्या होता है, दर रहेगा। ध्यान में रखेंगे, दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पे मिश्र धन ना होगा, इसलिए गलत है ये। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये क्रय मूल्य माइनस का हानि होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि एक छात्रावास में 450 छात्रों के लिए 20 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि 150 छात्र घर चले गए तो वह राशन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो इसमें आप MDH का फार्मूला लगा दीजिएगा, M1D1H1 और M2D2H2। ठीक, अब ये पहले देखते हैं, पहले कितने छात्र थे, 450 थे, तो हम भी 450 लिख देते हैं। कितने दिन के लिए था, 20 दिन के लिए, घंटे के लिए नहीं, तो ये हटा दीजिएगा। अब कह रहा है कि इसमें से 400 में से 150 चले गए, तो 150 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 300 बचेगा। ठीक है, 300 छात्र यहाँ बचेंगे। और पूछ रहा है कितने दिन के लिए इनके लिए भोजन बचेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो हम 2 जीरो काट दिए, 3 से काट दीजिएगा 15 को, 45 को, 15 3 45, तो बचा कितना, 15 का गुणा 2 में कर देंगे, तो D2 15 दूना 30, यानी 15 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो D2 का माने नहीं, जो कितने दिनों के लिए राशन बचेगा तो आप ध्यान रखेंगे 30 दिन के लिए राशन और बचेगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, पहला ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही है, 30 दिन इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि मूलधन दे रखा है 3000, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से आप नेट सक्सेसिव का फार्मूला लगा दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 गुणे 10, सॉरी यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस का 10 इंटू 10 बटे 100। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, और 10 10 20 प्लस 1 21। और इस प्रकार से आपने इस CI के लिए निकाला, और चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार CI के लिए निकाला, तो CI कितना आ गया आपका, 21% आ गया। उसी प्रकार से आप अगर हम देखेंगे SI के लिए निकालेंगे तो SI का आपका 20% का आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 1% का अंतर है, 1% का अंतर है। अगर हम 100% देखेंगे तो कितने बराबर है, वो 3000 के बराबर है। 100% किसके बराबर है, 3000 के, यानी मूलधन जो है 100% पे होता है हमेशा, तो 100% 3000 के बराबर है। इसलिए अगर 1% का हमको निकालना है, 1% की वैल्यू को पता करनी है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का अंतर 1 है, इसलिए 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3000 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 100 से जब काटेंगे 2 जीरो जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 30 बचेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि 25x का स्क्वायर माइनस का 9y का स्क्वायर, इसको गुणनखंड करना है तो क्या निकलेगा। तो हम 25 को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 25x की पावर 2, इस प्रकार 9 को भी चेंज कर लेंगे, 9y की पूरे का पावर 2। अब इस पूरे को a मान लेते हैं, वाले को पूरा b मानते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला पता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस का b होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5x प्लस का 3y, 5x प्लस 3y यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस का 3y, 5x माइनस का 3y यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश के कुछ प्रश्न देखे हैं, उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 21 एंड 22। up in the air and over the wall till I can see so wide, river and tree and cattle and all over the countryside.
पहला प्रश्न इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स राइमिंग विद वाइड, यानी वाइड का जो राइमिंग वर्ड कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे कंट्री साइड, यानी कि जिस प्रकार से वाइड इसमें आ रहा है उसमें साइड आ रहा है। ये इसके जो साउंड होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स में आते हैं। पहला सेकंड प्रश्न है 22 में इन दी एबव स्टैंजा अप इन द एयर एंड ओवर दी वॉल चाइल्ड सी, मतलब चाइल्ड ने क्या क्या देखा। तो वह पहला ऑप्शन है वर्ली फील्ड एंड क्रॉप्स, दूसरा ऑप्शन है वाइड रिवर्स ट्री कैटल्स एंड मच मोर देन कैन सी फ्रॉम द हाइट। तीसरा ऑप्शन है ओनली कैटल्स एंड ग्रीन गार्डन, और चौथा ऑप्शन है ट्वाइस। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइड रिवर ट्री कैटल्स एंड मच मोर देन कैन बी सीन फ्रॉम द हाइट। जैसे कि आप स्टैंजा में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है आई कैन सी सो वाइड रिवर एंड ट्री एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स फ्रॉम दी मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको मीनिंगफुल वर्ड के माध्यम से फिल इस वाले को भरना होगा, जो खाली स्थान है उसको फिल इन दी ब्लैंक को फिल करना है। आगे देखते हैं, इसका जैसे आप देख पा रहे होंगे ऑलमाइटी लिखा हुआ है ALMIGHTY। तो TYY लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे TY है, एक ऑप्शन छुप गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए के बाद एल आ जाएगा, फिर MIGHTY, MIG हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, लास्ट में वाई हो जाएगा, ऑलमाइटी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज़। कौन सा प्लेस है जहाँ पे जो गंगा है वो ज्वाइन होती है। पहला ऑप्शन है द सागर में, सेकंड ऑप्शन है द ज्वाइंट पॉइंट ऑफ द गंगा, तीसरा ऑप्शन है द त्रिवेणी संगम, चौथा ऑप्शन है द गंगा सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, द गंगा सागर में। तो आपकी जो होली गंगा है वो गंगा सागर में जाकर के ज्वाइंट होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 इन दी लेसन द रिस्पॉन्सिबल द किंग वाज अनहैप्पी बिकॉज। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इंग्लिश की किताब में द रिस्पॉन्सिबल किंग के नाम से चैप्टर है, लेसन है, उसमें जो किंग था क्यों अनहैप्पी था, क्यों वो दुखी था। पहला ऑप्शन दे रखा द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उसके किंगडम राज्य में जो लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। दूसरा ऑप्शन है द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अगला है कि द पीपल ऑफ किंगडम वर इनोबिडेंट, मतलब कि वो आज्ञा नहीं मानते थे। और चौथा ऑप्शन है द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर नॉट टेकिंग गोल्ड कॉइन्स। इसमें कह रहा है कि जो वहाँ के राज था वहाँ पे वो लोग के गोल्ड कॉइन नहीं लेते थे। तो आपको पता होगा इस वाले कविता में, इस वाले लेसन में जो राजा था क्यों अनहैप्पी था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, राज्य के लोग थे, वह अपने काम के प्रति या किसी के प्रति इन रिस्पॉन्सिबल थी और रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इन रिस्पॉन्सिबल। प्रश्न नंबर 26 है महात्मा गांधी इज नो फॉर हिज प्रिंसिपल ही लेड अ सेंटली लाइफ। द फ्रेज सेंटली लाइफ मीन्स, यहाँ पे जो सेंटली लाइफ का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है सेंटलेस लाइफ, दूसरा है यूजफुल लाइफ, तीसरा है रिच लाइफ, चौथा है वर्चुअस एंड मोरल लाइफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट्स एंड ग्लास अंडर दी बेंच। रचना ने अपने स्नैक्स को ख़त्म करती है और जो प्लेट और ग्लास रहती है उसको बेंच के नीचे फेंक देती है। क्या इसने सही किया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रचना डिड राइट थिंग, रचना ने सही किया। तो आपको क्या लगता है सही किया। दूसरा कह रहा है रचना शुड थ्रो द वेस्ट मटेरियल इन डस्टबिन।
कह रहा है कि सेंटेंस अगले सेंटेंस में रचना को जो वेस्ट मटेरियल था उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बी वाला, लेकिन ए में आप देख रहे होंगे गलत हो गया, इसलिए आपका दोनों बात सही है। ये आपको दिख रहा है बिल्कुल नहीं। अगला है ऑप्शन नंबर नन ऑफ द एबव, इसलिए इसका कह सकते हैं इसमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहले में कह रहा है वाई डिड पीपल डिड नॉट, डिड यहाँ पे भी लगा, डिड नॉट यहाँ पे लगा, इसलिए गलत हो जाता है। वाई डिड द पीपल नॉट, अब जो डिड नॉट एक साथ में आता है डिड, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वाई द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्राम दी रोड, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और चौथे में देख लेते हैं वाई द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्राम दी रोड, यहाँ पे डिड नहीं लगा इसलिए गलत हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 में पूछा जा रहा है इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है टू कीप रिवर क्लीन, मतलब नदियों को साफ रखना, साफ। दूसरा ऑप्शन है टू कीप सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास के चीज़ों को साफ रखना। टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री फॉर आवर हेल्दी इन्वायरमेंट, हमारे हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और प्लांटिंग करनी है। ये आपकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल दी एबव, यानी सभी। आपको रिवर भी क्लीन रखना है, अपना सराउंडिंग भी क्लीन रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाने हैं, जो कि इससे हमारा इन्वायरमेंट और पर्यावरण हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। आगे देखते हैं कि ग्रीटिंग सब्जेक्ट एंड बॉडी आर द पार्ट्स ऑफ, पहला ऑप्शन है फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दिस। कह सकते हैं जो हमारा ग्रीटिंग सब्जेक्ट बॉडी आर्ट पार्ट से किस में आता है, ये हमारा फॉर्मल में भी आता है और इनफॉर्मल में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं कुछ यहाँ पे आपके प्रश्न है जो कि जीके से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस से संबंधित है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा है फसल उत्पादन से, तीसरा उर्वरक उत्पादन से, चौथा ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं छुपा हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा करते हैं, मत्स्य उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से है। जैसे कि आपको पता है इसके जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है, जो आप पैकेट में दूध पीते हैं पाश्चीकृत दूध होता है, उसके जनक कौन है, वर्गीस कुरियन है। और फसल उत्पादन की बात करते हैं, इसको हम कह सकते हैं खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित अगर होगा तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। किससे है, हरित क्रांति से संबंधित है। और इसके जनक अगर विश्व में जाना जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में देखते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान में रखेंगे। भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन। और ये हरित क्रांति किससे संबंधित, ज़्यादातर आपको पहले तो गेहूं से संबंधित है, उसके बाद आपका धान यानी चावल से कह सकते हैं। उर्वरक उत्पादन की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका बादामी क्रांति के अंतर्गत शायद आ जाएगा। और लास्ट आपका देखते हैं मत्स्य उत्पादन, ये आपकी नीली क्रांति के अंतर्गत आ जाएगा। नीली क्रांति ध्यान में रखेंगे, नीली क्रांति हमारा मत्स्य उत्पादन से संबंधित होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि रेशम की कीट पालन को क्या कहते हैं। पहला है फ्लोरिकल्चर, दूसरा है पीसीकल्चर, तीसरा है एपीकल्चर और चौथा है सेरीकल्चर। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर। जैसे कि रेशा से याद सकते हैं, शेरा रेशा या कुछ भी याद कर सकते हैं। तो इसमें इससे संबंधित शब्द आ रहा है, थोड़ा सा आपके प्रोनाउंसिएशन में समझ सकते हैं हम, जैसे राइमिंग वर्ड नहीं होते हैं। आपने भी राइमिंग वर्ड ऊपर देखा, साइड का कंट्री साइड, वाइड का साइड का कंट्री साइड देखा, उसी प्रकार से यहाँ पे सेरी रेसी रेशा इस प्रकार से शब्द बन रहा है। एपीकल्चर की हम बात करते हैं तो ये आपका मधुमक्खी पालन संबंधित हो जाता है, जो आप मधुमक्खी पालते हैं। अगर हम बात करते हैं पिसीकल्चर से, ये आपका मत्स्य पालन से संबंधित है।
और बात करते हैं फ्लोरिकल्चर से, फ्लावर से संबंधित है, नहीं फूलों के संबंधित है। पोमोलॉजी यानी आपका फलों से संबंधित है। विटीकल्चर आपसे पूछता है तो अंगूर से खेती से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्मीकल्चर तो आप ध्यान रखेंगे केचुआ पालन से संबंधित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि टॉयलेट की सफाई एवं नमक के सेधन हेतु उपयोग लाने जाने वाला यौगिक कौन सा है। पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड CO, तीसरा ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है आपका HCl। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि बिलियन A एवं बिलियन B में A का स्वाद कैसा है, कैसेला है, B का स्वाद खट्टा है, दोनों बिलियन को मिलाने पर प्राप्त उत्पाद का स्वाद कैसा है, नमकीन है। क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला कह रहा है कि बिलियन A अम्लीय है, दूसरा बिलियन A क्षारी है, तीसरा है बिलियन A उदासीन है, चौथा है उत्पाद अम्लीय है। तो जैसे कि आपको pH स्केल होता है, अगर आप 7 से नीचे 0 तक जाते हैं तो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अगर आप 7 से ऊपर 14 तक जाते हैं तो pH स्केल ध्यान रखेंगे, pH स्केल में पता चलता है। 7 से लेकर 14 तक जाएंगे तो आपका कैसा मिलेगा, क्षारीय मिलेगा। तो 0 अगर 7 से नीचे तो अम्लीय मिलेगा और इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये क्षारीय का जो होगा कैसेला होगा, कैसेला कह सकते हैं, और यह भस्म इसको कहते हैं, भस्म भी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, भस्म बोले या कैसेला बोले, दोनों बातें एक ही है। अब आपने देखा जो ए का स्वाद कैसा होता है, कैसेला होता है। तो क्या कह रहा है, बिलियन ए अम्लीय है, कैसेला किसके लिए, क्षारीय के लिए है। पूरा बिलियन ए क्षारीय है, अम्लित हो नहीं सकता है क्योंकि कैसेला कैसा है, ये क्षार के लिए है। अगर यहाँ पे खट्टा होता तो ये हो जाता है। बिलियन ए कैसा है, क्षारीय है, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कह रहा है। कैसेला कैसा है, कैसेला हमारा क्षार होता है। और कह रहा है बिलियन ए उदासीन है, नहीं भी। 7 जिसका pH रहता है वही उदासीन होता है। उसमें 2 चीज़ होती हैं, पहली तो आपकी ध्यान रखेंगे जल यानी पीने वाला जो पानी है ये हमारा उदासीन है, और दूसरा NaCl याद करेंगे नमक को, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमारा दोनों जिसका pH 7 होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उत्पाद जो बन रहा है वो अम्लीय है, जबकि आपको बता दिया गया है जो उत्पाद बन रहा है नमकीन बन रहा है, तो ये कैसे अम्लीय हो जाएगा, आपको खुद ध्यान रखना है। उत्पाद NaCl बन सकता है जो कि आपका नमकीन होता है, और ये क्या है, लवण हो सकता है। ठीक है, लवण होगा। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि 35.30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान फ़ारेनहाइट में मान होगा। तो आप एक तरीके से इसको लगा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका जो थर्मामीटर टेम्परेचर डॉक्टर जो नापते हैं वो थर्मामीटर जो यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट वाला करते हैं। 98.6 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर किसी भी व्यक्ति का होता है। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में तो देखते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है शुष्क मनुष्य का टेम्परेचर। तो आप 35 के आसपास जा रहे हैं, अगर 37 में जाएंगे तो अगर 37 रहेंगे तो 98 के आसपास रहेंगे। ठीक है, अगर 37 से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो इसमें भी थोड़ा भी कम होगा, 96। अगर मतलब 37 से 36 गया तो 96 हो जाएगा। अगर 35 में पहुँचे तो कितना हो जाएगा, 95 हो सकता है। तो इसलिए इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। तो इसके सबसे आसपास जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इसका आंसर हम ये मान सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है इसमें ये इसका आंसर जितने दे रखे हैं सभी गलत है, इसके आसपास हम यही मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल से भरे पारदर्शक जार में हाइड्रेला के कुछ पौधों को डालकर धूप में रखने पर बुलबुले निकलते हैं, ऐसा क्यों होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन के कारण, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तीसरा ऑक्सीजन के कारण, चौथा है हाइड्रोजन के कारण। आपको पता है जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस चाहिए होता है जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उनको क्या चाहिए होता है, जल। कहाँ टच हो गया, अब ये सूर्य के प्रकाश में जिसको HNO बोलते हैं, और क्या होता है क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है, इसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं C6H12O6 है।
उसके साथ एक ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, उसको बोलते हैं O2। इनके लिए ये कोई मायने की ये गैस मायने नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, एक प्राणवायु गैस होती है। हमारे लिए क्या है, प्राणवायु गैस है ये। तो ये O2 मुक्त करते हैं। अब जो O2 मुक्त करेंगे तो ये क्या होता है, जो तीर निकला ऊपर होता है ये निकल रही होती है, गैस निकल रही होती है। इसी कारण क्या होता है, हमें जो हाइड्रेला का पौधा जब हम उसको धूप में रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या करती है, ऑक्सीजन मुक्त करती है, जिससे बुलबुला निकलता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन यानी बोलेंगे इसको O2। अगला प्रश्न है कि एक प्रकार का सुर्ख लाल रंग जिसका प्रयोग महिलाएं महावर लगाने में करती हैं प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है तितली से, दूसरा ऑप्शन है भौरे से, तीसरा ऑप्शन है रेशम की कीट से और चौथा ऑप्शन है लाख की कीट से। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लाख की कीट से ये प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक गांव में अचानक से डेंगू के मामले बढ़ने लगे तो क्या संकेत हो सकता है? पहला ऑप्शन दे रखा है हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाना, दूसरा है पानी में मच्छरों के प्रजनन हो रहा है, तीसरा ऑप्शन है लोग दूषित भोजन का सेवन कर रहे हैं, चौथा ऑप्शन है लोगों में आनुवंशिक समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आपको जैसे पता है कि मच्छर जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मच्छरों से हमें डेंगू होता है। मादा एनाफिलीज के मच्छर के कारण, मादा एंडीज के काटने से, जो ध्यान की मादा एंडीज नाम का एक मच्छर आता है उसी के काटने से आपको ये डेंगू होता है। तो ये जब मच्छरों का प्रजनन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डेंगू का प्रकोप भी बढ़ जाना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पानी में मच्छरों का प्रजनन होना। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है 3 कंपन करने वाली वस्तुएं यहाँ पे दे रखी हैं ABC, जिसकी आवृत्ति आप देख पा रहे होंगे 256 हर्ट्ज है, 512 हर्ट्ज है और 1024 हर्ट्ज है। उनके तारत्व का घटता क्रम होगा। तारत्व का मतलब होता है किसी की आवाज़ कितनी मोटी है कितनी पतली है, और ध्यान में रखेंगे जितनी आवृत्ति बढ़ेगी यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपका तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ये दोनों की एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही तारत्व उतना ही अधिक होगा। इसलिए बोल रहा है कि इनके क्या करना है, इनका कैसा क्रम लिखना है, घटता हुआ क्रम लिखना है। कैसा लिखना है, घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले 1024 आएगा, फिर 512, फिर 256। पहले 1024 किस में है, ऑप्शन नंबर इसमें भी इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे 1024, फिर 512, फिर 256। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रिक यानी ड्रिल छेद करने वाली जो मशीन होती है के द्वारा दीवार में एक छेद किया जाता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा दीवार में छेद करने में क्या निकलता है, कौन सी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दीवार की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, बिल्कुल बात गलत है। दूसरा ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ये भी बात गलत है। तीसरा है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर चौथा है यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित है, क्योंकि वो आपका मोटर जो है वो मोटर चल रहा है और क्या हो रहा है, जिससे ऊष्मा हो रहा है, घर्षण हो रहा है, इससे ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। पहला ऑप्शन है कागज बनाना, दूसरा है संख्याओं की गणना, तीसरा है संगीत, चौथा है ज्योतिषी। तो ध्यान में रखेंगे भारतीयों ने अरबों से कागज बनाना सीखा था, समोसे बनाना भी सीखा था उन लोगों ने उनसे। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात का गठन किया गया था। पहला ऑप्शन है लोगों के चिकित्सा के लिए, दूसरा है विधवाओं अनाथों एवं लड़कियों की आर्थिक सहायता हेतु, तीसरा है दासों की स्थिति सुधारने के लिए, चौथा है शासकीय भवन निर्माण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवाओं अनाथों एवं लड़कियों की आर्थिक सहायता हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है सिख धर्म चलाने वाले संत थे। पहला ऑप्शन है कबीर दास, दूसरा है दादू, तीसरा है रैदास, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक। आपको पता है गुरु नानक जो थे वही सिख धर्म चलाने वाले संत थे, और इन्हीं को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया भी जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस को। अगला प्रश्न है आपका पूछा जा रहा है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, दूसरा ऑप्शन है अकबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, तीसरा हेमू और अकबर के मध्य, चौथा है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1526 में। दूसरा आपका 1556 में लड़ा जाता है। दूसरा अकबर हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो तीनों यहाँ पे युद्ध आपको दे रखे हैं, ये वाला छोड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 45 में, भारतीय संविधान में लिखित वाक्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उससे अक्षुण्ण बनाए रखें किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान में रखेंगे हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। जैसे कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो कि हमें रूस अमेरिका से मिले हैं, ठीक है। 6 हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, 10 हमारे मौलिक कर्तव्य होंगे, 11 हो गए, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य हमारे बाद में जोड़े गए थे 51 का में। संविधान का 1976 में 46वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें ये मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए थे। तो ध्यान में रखें, उसी में कहा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा तथा उससे अक्षुण्ण बनाए रखना एक किसके अंतर्गत आएगा? हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। और मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ गया है? तो ध्यान रखेंगे सोवियत संघ रूस से लिया गया है। रूस से, ये रसिया कह सकते हैं, रूस से लिया गया है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के समय राष्ट्रपति, आपको मालूम होगा। आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? अगर कम से कम पूछता है तो कम से कम आपके 2 बार तो होनी चाहिए। वैसे होता कितनी बार है? 3 बार होता है साल भर में, लेकिन कम से कम 2 बार तो अवश्य ही कराना है। तो इसलिए इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है? तो आपको पता है, जैसे कि आप पृथ्वी की 3 लेयर देखते हैं, सियाल, सीमा, निफे। पहला होता है सियाल, SIAL। दूसरा होता है सीमा, SIMA। और तीसरा होता है निफे, NIFE। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम, यहाँ पे होता है सिलिका और मैग्नीशियम। और तीसरे में होता है निकिल और फेरस, यहाँ पे इसकी अधिकता होती है। जो पहला पार्ट होता है भूपर्पटी कहलाता है, दूसरा क्या आपका मेंटल या अब में आ जाता है, तीसरा फिर क्रोड में आ जाता है, ठीक है। तो आप अब मिला लीजिए, भूपर्पटी से क्या मिलना चाहिए? आपका सियाल मिलना चाहिए, लेकिन इसमें सीमा मिला हुआ है। मेंटल से आपका क्या मिलना चाहिए? मेंटल से आपका सीमा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीमा से सियाल मिला हुआ है। क्रोड आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो निफे से जुड़ा हुआ है। क्रोड जो है आपका निफे से बिल्कुल जुड़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पृथ्वी की धरातल पर परिवर्तन लाने वाले प्राकृतिक बल हैं। पहला ऑप्शन है मानवीय बल एवं बाह्य बल, दूसरा आंतरिक बल एवं बाह्य बल, तीसरा आंतरिक बल एवं मानवीय बल, चौथा चुंबकीय एवं तड़ित बल। तो पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने वाले प्राकृतिक बल की बात कर रहा है। धरातल पे कौन लाता है? तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों कार्य करता है। आंतरिक बल भी रहता है और बाह्य बल भी रहता है। अगला है प्रश्न नंबर 49 में पूछा जा रहा है पवनों के अपर्दन में मरुस्थल में मशरूम जैसी आकृति का निर्माण होता है, इस आकृति को क्या कहा जाता है? पहला है बरखान, दूसरा ऑप्शन है शिलाखंड, तीसरा है छत्रक शिला और चौथा है टीला। अब जैसे मशरूम जैसा छाता ऐसा होता है, तो इसमें भी ऑप्शन जैसे अब छत्रक वाला, ये भी कैसा होगा? छात्रक, यानी छत्रक मतलब होता है छाते जैसी आकृति। मशरूम भी आपकी छाते जैसी आकृति है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, इसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी की चारों ओर से घेरे हुए गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वायुमंडल, दूसरा ऑप्शन है स्थलमंडल, तीसरा है जलमंडल, चौथा है आभामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वायुमंडल कहते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।